आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल, यानी इस वीडियो में हम सेल के अंदर अब चलेंगे। हमने पिछले जितने भी वीडियोज बनाए उसमें हमने सेल के बारे में ही समझा, सेल क्या होते हैं, सेल के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, सेल नंबर, साइज एंड शेप। 4 वीडियो अभी तक हमने बना चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट पर चले जाएं, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9 के सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर चले जाएं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। यानी अब हम सेल के अंदर जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सेल के पार्ट के और किस पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन या तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो इसका मतलब हमारा टॉपिक होगा सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। आखिर आपके मन में सवाल उठेगा कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए आप एक ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक बलून है और बलून में वाटर भरा हुआ है। आप इमेजिन कर चुके होंगे। अब आप सोचिए, बलून में अगर वाटर है तो जो बलून है वे क्या कर रहा है और वे कैसा नेचर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे कि जो बलून है वे कैसा है भाई, तो इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, थीन है, पतला है। ठीक है। और आप ये भी कहेंगे कि जो पानी को घेरा हुआ है सबसे आउटर मोस्ट सेल क्या है, तो बलून है। आप ये भी कहेंगे कि ये जो बलून है वे वाटर को होल्ड किए हुए है। आप ये सारी बातें कह सकते हैं। सेम यही बात सेल मेम्ब्रेन के साथ भी होती है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल होते हैं, चाहे कोई भी सेल हो, सेल का सबसे बाहरी कवरिंग होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम पहला पॉइंट समझ गए कि सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि थीन होता है बलून, इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। उसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वे भी थीन होते हैं, पतले होते हैं, इलास्टिक होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। समझ में आ गया। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वे लिविंग सेल होते हैं। याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग होते हैं। और जिस प्रकार बलून वाटर को होल्ड करता है उसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन होता है वे सेल के अंदर जो भी कंटेंट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उसको होल्ड किए रहता है, यानी पकड़े हुए होता है। बात समझ में आ गई। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो 7 से 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आप समझ पाएंगे, मतलब उसे देख पाएंगे। अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है, आखिर ये कैसा होता है, तो आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें। बात समझ में आ गई। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है, तो याद रखिएगा लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि इसकी मदद से जो सेल है वे इनगल्फ कर लेता है किसी भी चीज़ को। यानी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इनके अंदर इनगल्फ करने की क्षमता, मतलब किसी चीज़ को लेने की क्षमता अपने अंदर बन जाती है। जैसे आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा। अमीबा क्या होते हैं, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जब उन्हें कोई भोजन दिखाई देता है, फूड पार्टिकल दिखाई देता है, तो वे अपने आप एक स्यूडोपोड या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के उस फूड पार्टिकल के पास पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे उसको अपने चपेट में, मतलब अपने पेट में ले लेते हैं। ठीक ये किसके कारण हो पा
रहा है भाई? तो सेल मेम्ब्रेन के कारण, क्योंकि जैसे आप बलून को मान लीजिए बलून में वाटर भरा, आप जैसे दबाएंगे उस प्रकार का वे दब जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही पतले होते हैं, इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके कारण वे कैसा भी शेप ले सकते हैं। डिफिनेट शेप तो होता है, लेकिन शेप को चेंज किया भी जा सकता है। जैसे बलून को दबाएंगे तो शेप चेंज हो जाएगा, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन पर अगर फोर्स लगेगा तो उसका भी शेप साइज बदल सकता है, लेकिन एक डिफिनेट शेप मिल जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे वाटर है तो वाटर का शेप फिक्स नहीं होता है, वे जिस कंटेनर में जाएगा उस शेप का हो जाएगा, बलून में डालेंगे तो बलून शेप का हो जाएगा। उसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट है वे अगर सेल मेम्ब्रेन ही फट जाए तो सबके सबका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सबको क्या किए है भैया? होल्ड किए हुए है। तो बात समझ में आ गई। तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण सेल किसी भी चीज को इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे फूड पार्टिकल्स को ही इनगल्फ कर लिया। बात समझ में आ गई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ये कुछ ही मटेरियल को अंदर या बाहर जाने देते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब सारा एक लाइन में अगर हम समझें तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सेल लिविंग होते हैं, और सेल क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं? जो भी सेल के अंदर कंटेंट होते हैं उसको पकड़े होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस 7 से 10 नैनोमीटर होता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कुछ ही चीज़ों को क्या करते हैं? बाहर या अंदर आने जाने देते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इनगल्फ करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, यानी विदेशी मतलब कि बाहर की जो भी सब्सटेंस होती हैं उन्हें वे पहचान पाते हैं, और सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको माइक्रोब्स से यानी जो भी हार्मफुल सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे बचाते हैं। मतलब एक पूरा दीवार का काम करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये जो जानकारी है आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आपके मन में एक सवाल यहाँ पे उठना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देते हैं या बाहर आने देते हैं, तो आखिर सेल के अंदर कैसे कोई चीज़ अंदर चली जाती है या बाहर चली जाती है? आपके मन में ये सवाल आना चाहिए। तो इन सवालों के जवाब का चलिए हम जानते हैं इसका जवाब। तो देखिए, सेल के अंदर कोई भी चीज़ अंदर या बाहर 3 प्रोसेस से होकर जाता है। पहला डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस, तीसरा है एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। अब एक एक करके इन तीनों प्रोसेस को हम समझेंगे, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। तो पहला हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, आप मान लीजिए कि एक गिलास में वाटर ले लिए और उसमें कुछ कलर के ड्रॉप्स डाल दिए, तो आप देखेंगे आप उसको कुछ करेंगे भी नहीं, पानी को हिलाएंगे भी नहीं, तो कुछ समय के बाद वे जो कलर होगा पूरा फैल जाएगा वाटर में, और पूरा जो वाटर है वे कलर्ड हो जाएगा। आखिर ये कैसे हुआ? जैसे अगरबत्ती हम जलाते हैं, हम कुछ करते भी नहीं है और पूरा कमरा जो है कि धुएं से भर जाता है और सुगंध फैल जाता है। आखिर ये कैसे होता है? तो डिफ्यूजन के कारण होता है। अब आते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो देखिए, डिफ्यूजन जो है एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है, चाहे वह गैस का हो या लिक्विड का हो, वे हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, यानी अचानक से या बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे आपने अगरबत्ती जलाया तो भाई शुरू में क्या था? शुरू में ये था कि सुगंध जो था उसके अंदर या धुआं वे जैसे ही जलना शुरू होगा तो भाई सुगंध बहुत ज़्यादा है अगरबत्ती में, हाइयर कंसंट्रेशन, और कमरे में सुगंध है ही नहीं, ये लोअर कंसंट्रेशन, तो हाइयर से लोअर की तरफ फैलेगा और बहुत तेज़ी से स्पॉन्टेनियसली फैलता है, तेज़ी से फैलता है, इसीलिए पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है या तो धुएँ से भर जाता है। बात समझ में आ गई? तो डिफ्यूजन क्या है? एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है पार्टिकल्स का हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ।
बात समझ में आ गई। याद रखिएगा कि इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी इसमें अलग से कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपने पानी में रंग घोल दिया तो आपको कुछ वहाँ पे हीट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर हम डिफ्यूजन के रेट को देखें कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में तेज़ी से होता है, तो गैस में सबसे तेज़ी से होता है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड में। ऐसा क्यों है भाई? तो आप सभी जानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है और वीक जो है कि फोर्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है कि बहुत ही वीक होता है, जबकि लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि सॉलिड क्लोजली पैक्ड होते हैं। बात समझ में आ गई। और आप ऐसे भी जान लीजिए कि ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है इसका बहुत सारे आप डेली लाइफ में आप इसका यूज देख सकते हैं। जैसे सेल के अंदर ही चलते हैं तो देखिए, सेल के अंदर जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो होता क्या है, जो रेस्पिरेटरी गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए सेल के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में होता क्या है भाई, रेस्पिरेशन होता क्या है, तो देखिए रेस्पिरेशन में फूड पार्टिकल्स और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन होता है फूड पार्टिकल्स और ऑक्सीजन के बीच में, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो जो एनर्जी है वे तो भाई यूज हो जाती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वे सेल के अंदर तो बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब हाइयर कंसंट्रेशन, और सेल के बाहर लोअर कंसंट्रेशन, तो इसलिए हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो करता है और तब तक फ्लो करता है जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। तो सारे जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेल के अंदर होते हैं वे सब बाहर चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हमने समझा कि सेल के अंदर जो रेस्पिरेटरी गैस का एक्सचेंज होता है वे किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है। ऐसे बहुत सारे आप डेली लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है वे डिफ्यूजन के कारण होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप डिफ्यूजन पे और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने केमिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी में इतना हमको समझना है भाई, सिंपल तो इतना बहुत है, ठीक है। अगला हम समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए ऑस्मोसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में तो भाई इससे क्वेश्चन आएगा ही, तो थोड़ा ध्यान से समझे इसको। देखिए ऑस्मोसिस होता क्या है, आपने जैसे समझा डिफ्यूजन में, तो डिफ्यूजन में क्या है कि कोई भी पार्टिकल हो, चाहे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है। लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर पार्टिकल का मूवमेंट होता है। यानी हमने ये समझा कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। कैसे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर हाइयर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। यानी हम सिंपल शब्दों में कहें तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं आपको ये सिंपल सा डिफिनीशन समझ में आया होगा। देखिए प्लांट में या तो एनिमल सेल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वे सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इफेक्टेड होते हैं। मतलब हमने आपको बताया शुरू में ही कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वे क्या करते हैं, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन मतलब कि ये कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने देते हैं, जो सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं उन्हीं को अंदर जाने देते हैं या बाहर आने देते हैं। यानी ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। तो अगर कोई चीज़ अंदर जाएगी या बाहर आएगी तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम ऐसे भी इसका डिफ्यूजन का मतलब प्रोसेस डिफिनीशन कर सकते हैं ऑस्मोसिस का, कि ऑस्मोसिस क्या है, तो ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का मतलब हाइयर से लोअर की तरफ, लेकिन फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गई? यानी ऑस्मोसिस जो है फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर अगर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हैं यानी हाइयर से लोअर की तरफ चलते हैं तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये जो
ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस ये डिपेंड, देखिए 3 प्रकार के सॉल्यूशन आपको समझने हैं। पहले ये समझिए, जैसे आप ऐसे समझिए सॉल्यूशन होता क्या है। पहले सॉल्यूशन समझते हैं, फिर हम बताएंगे सॉल्यूशन के टाइप्स को, और फिर बताएंगे कि सेल्स कैसे इन पे डिपेंड करते हैं। देखिए सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ही सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आपने क्या किया, पानी लिया, पानी में नमक या तो चीनी मिला दिया, तो वे क्या, अब वे शुद्ध पानी नहीं रह गया, अब ये एक सॉल्यूशन बन गया। तो यानी जब हमने वाटर में शुगर या तो साल्ट मिलाया तो वे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो जिस चीज़ को हमने मिलाया है ना, वे क्या है, सॉल्यूट है। जैसे हमने नमक मिलाया है या तो चीनी मिलाया तो वे सॉल्यूट है, और जिस चीज़ में मिलाया है वे सॉल्वेंट है। यानी वाटर में मिलाया है तो वे क्या है, सॉल्वेंट है। जरूरी नहीं कि वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, बात समझ में आ गई। अब देखिए वाटर में कितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, इसके आधार पे सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपको हमने बता दिए कि जिस चीज़ को हम मिलाते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं। जैसे हमने नमक को मिला दिया या चीनी को मिला दिया तो नमक या चीनी क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए। पानी में मिलाया है ना भाई, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वाटर में कितना है, इसके आधार पे सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब एक एक करके इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सिंपल सा अगर बस दिमाग में रखें तो याद रखिएगा कि इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। अब इसमें होगा क्या, ऐसे समझिए, इसमें होगा क्या भाई, अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो जो सेल है वे उसके अंदर जो वाटर है ना वे ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि हमने आपको बताया, देखिए क्या होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है। जैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रखेंगे तो जो सेल के अंदर वाटर होगा वे सब खत्म हो जाएगा, मतलब बाहर निकल आ जाएगा। और इसके कारण क्या होगा कि जो सेल होगा वे श्रिंक कर जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। और इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। यानी एक्सोऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग, मतलब जो पानी है वे सेल में से क्या बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का किस्सा है। हम एक तीनों को एक अलग एग्जांपल से भी समझेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले सेल के टर्म में समझ लेते हैं। दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होते हैं सॉल्यूट से। अब सॉल्वेंट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो जो सेल है वे ऑस्मोसिस के कारण उसमें पानी आ जाएगा, मतलब पानी भर जाएगा। अब भाई सेल के अंदर पानी चला गया तो वे ज़्यादा पानी उसके अंदर हो गया, और जब ज़्यादा पानी हो गया तो वे फूल जाएगा। और इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस भी कहते हैं। यानी एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, सेल के अंदर पानी चला जाएगा। बात समझ में आ गया। तीसरा सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा बराबर होती है। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या होगा न, सेल का साइज में कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रख देंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे सेल मेम्ब्रेन से दोनों डायरेक्शन में पास होंगे, अंदर भी जाएगा बाहर आएगा इक्वल नंबर में, तो कुछ वाटर का मॉलिक्यूल चेंज ही नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो सेम साइज रहेगा जैसे पहले था। बात समझ में आ गई। यानी हमने समझा कि सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के आधार पे वाटर में सॉल्यूट कितना है उसके आधार पे 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या ज़्यादा होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है। हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। आइसोटोनिक में दोनों बराबर होते हैं। तो सिंपल सा याद रखना है अभी, ठीक है। अब समझिए हम थोड़ा सा, आपने किशमिश देखा होगा, रेजिन्स। देखिए क्या करना है, किशमिश लेना है और एक सादा पानी लेना है
और एक जो है कि एक पानी में वाटर में जो है कि आप शुगर मिला दीजिए, ठीक है, मतलब चीनी, और 5 किशमिश एक में डालिए, 5 किशमिश एक में। होगा क्या? अब सोचिए थोड़ा सा, हो क्या सकता है, किस में क्या होगा? तो आप देखेंगे कि जिसमें आपने मतलब जो सिंपल वाटर में जो आपने रेजिन्स डाले थे वे फूल जाएगा। फूल जाएगा, क्यों फूलेगा? क्योंकि आपने जो सिंपल वाटर में डाला था, तो देखिए सिंपल वाटर था और उसमें आपने क्या किया, किशमिश डाल दिया, तो वाटर जो है वे जो सॉल्वेंट है वे ज़्यादा है। अब जब सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उस पानी जो है कि पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, किशमिश के अंदर फ्लो करेगा, जिसके कारण जो किशमिश होंगे वे क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। बात समझ में आ गई? और इसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस किस में होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वही जानते हो कि सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो आप एकदम अगर सिंपल सा फिगर दिमाग में रख के समझें, तो अगर सिंपल वाटर ले लिए, उसमें किशमिश डाल दिए, तो ये फूल गया। क्यों फूला? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है। सॉल्वेंट ज़्यादा मतलब वाटर ज़्यादा है, क्योंकि आप ऑस्मोसिस पढ़े हैं, ऑस्मोसिस खुद कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। तो वाटर किधर जाएगा? तो वाटर जो है कि किशमिश के अंदर जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट जो है कि ज़्यादा है। अब सॉल्वेंट जो ज़्यादा होगा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन गया। और आपने जिसमें चीनी का घोल बनाया है उसकी तुलना में जो किशमिश है, किशमिश के अंदर जो है कि सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। अब जब सॉल्यूट ज़्यादा होंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के अंदर जो वाटर होता है वो लॉस होता है, तो किशमिश का जो पानी होगा बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर आएगा तो वे किशमिश पिचक जाएगा। बात समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं ये आपको बातें समझ में आई होंगी। तो बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। आप डेली लाइफ में पौधों को पानी देते हैं, तो पौधों को जब पानी देते हैं तो वे रूट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण ही होता है। तो जो रूट्स हैं वे सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। कैसे? ऑस्मोसिस प्रोसेस से सेल वाटर मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस के कारण होता है। जैसे एक सेल से जो वाटर था दूसरे सेल में गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, ये ऑस्मोसिस के कारण होता है। बात समझ में आ गई? देखिए 2 प्रकार के ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आखिर ये होता क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के कारण होता है तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एकदम सिंपल सा बात कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसका मूवमेंट डिफ्यूजन के कारण हो या तो ऑस्मोसिस के कारण हो, तो उस मूवमेंट को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आ गया? और आप सभी जानते हैं कि डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मॉलिक्यूल्स को ले जाने में। बात समझ में आ गई? लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मतलब इसमें क्या होता है, लोअर से हायर की तरफ, ठीक है, लोअर से हायर की तरफ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस को ले जाना कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब इसमें उल्टा प्रोसेस होता है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन तक ले जाया जाता है सब्सटेंस को, या मतलब मॉलिक्यूल्स जाते हैं, मूवमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है भाई, ऐसा पॉसिबल है? नीचे से अगर हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं ऊपर तो भाई एनर्जी की खर्च होगी, आराम से छोड़ना है तो छूट के गिर जाएगा। तो वही बात है कि एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 2 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, बस आपको ये सिंपली छोटा सा टर्म में याद रखना है, ठीक है। अगला समझते हैं तीसरा प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। देखिए सेल के द्वारा मैक्रोमॉलिक्यूल्स को लेना कहलाता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसका थोड़ा और मतलब, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ रहे हैं, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वे जैसे अमीबा हो गया। अमीबा जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और आप ये भी जानते होंगे कि अमीबा कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है। हमने बताया भी होगा कि अमीबा यूनिसेलुलर होते हैं, उनका न मुंह पेट नाक कुछ भी नहीं होता है। वे क्या करते हैं कि जब भोजन उनको दिखाई देता है तो उसके पास धीरे धीरे जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं और वे उसको जो है कि अपने अंदर पेट में डाल लेते हैं। तो वे प्रोसेस जो है, अमीबा जिस प्रोसेस से अपना भोजन प्राप्त करता है ना, उसी को फैगोसाइटोसिस
फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि सॉलिड फूड पार्टिकल्स जो है सेल लेते हैं, मतलब इनगल्फ करते हैं। तो दो बातें समझ में आ गई। पहला कि सेल के द्वारा जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं अंदर, उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और सेल के द्वारा जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स अंदर लिए जाते हैं उसे फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। और ये किसके कारण हो पाता है? तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होता तो वे किसी भी शेप का आकार नहीं बना पाता, इधर उधर नहीं मचल पाता, तो कुछ हो ही नहीं पाता। ठीक है। जैसे WBC जो है, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस से क्या करता है? इनगल्फ कर लेता है, मतलब खा लेता है। आप जानते हैं कि WBC क्या करता है? हमें बचाता है बीमारियों से। तो वे करता क्या है? जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उन्हें इनगल्फ कर लेता है, ले लेता है। और उनकी जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको कैसे लेता है? तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से उनको लेता है। उनके टॉक्सिन को, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके टॉक्सिन को कैसे लेता है? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से। तो सिंपल सी बात हमने ये सीखा इस वीडियो में सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो भाई सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया, क्या होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनके फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। किस प्रकार से सबस्टेंस के अंदर सेल के अंदर सबस्टेंस मूव करते हैं या अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, ये 3 प्रकार के प्रोसेस थे। हमने तीनों प्रोसेस जो है कि आपको एक एक करके बता दिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।